दुनिया के सबसे महंगे चुनावों की फंडिंग, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जो सीधे सीधे हमारे लोकतंत्र के भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। 27,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये जो रकम है, ये सिर्फ एक पार्टी यानी बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनावों में खर्च की थी। ये चुनाव दुनिया के इतिहास का सबसे महंगा चुनाव था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत में पॉलिटिकल पार्टीज को न तो कोई टैक्स देना पड़ता है और ना ही उन्हें जनता को ये बताना पड़ता है कि उनका पैसा आ कहां से रहा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सारा पैसा आया कहां से। देखिए, आंकड़े बताते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज की 2/3 कमाई अज्ञात स्रोतों मतलब अननोन सोर्सेज से होती है। और इन अननोन सोर्सेज में जो सबसे बड़ा सोर्स है उसे कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स आखिर हैं क्या चीज और ये काम कैसे करते हैं? आइए इसे एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए चंडीगढ़ का एक आम नागरिक है, चंटू। अब वो अपनी पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी को पैसे देना चाहता है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि उसकी पहचान गुप्त रहे, किसी को पता न चले। तो चंटू क्या करेगा? वो सीधा जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अपनी केवाईसी डिटेल्स देगा और 1,000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के कितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद लेगा। इसकी कोई लिमिट नहीं है। फिर वो ये बॉन्ड अपनी पार्टी को दे देगा और पार्टी को 15 दिन के अंदर अंदर इसे कैश कराना होगा। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। एक नॉर्मल नोट और एक इलेक्टोरल बॉन्ड में फर्क ये है कि दोनों पर एक यूनिक कोड होता है। लेकिन जहां नॉर्मल नोट पर यह कोड सबको दिखता है, वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड का कोड छिपा होता है। इसका मतलब बैंक, डोनर और पार्टी के अलावा किसी को नहीं पता कि पैसा किसने, किसको और क्यों दिया। ये लेन देन जनता की नजरों से पूरी तरह गुमनाम रहता है। और यहीं से आप कह सकते हैं कि असली विवाद शुरू होता है। एक ऐसा सिस्टम जो पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लाने के नाम पर बनाया गया था, लेकिन कुछ कानूनी बदलावों के बाद ये कथित तौर पर पहले से भी ज्यादा अपारदर्शी हो गया। ये बात भारत के अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कही थी। ये बयान इस पूरी बहस को एक फ्रेम देता है। सवाल यह है कि क्या नागरिकों को ये जानने का अधिकार है कि उनकी चुनी हुई पार्टियों को कौन फंड कर रहा है, या फिर ये गुमनामी ही सही है? तो ये हुआ कैसे? सबसे पहले कंपनीज एक्ट में एक बदलाव किया गया। पहले कोई भी कंपनी अपने मुनाफे का सिर्फ 7.5% ही दान कर सकती थी। इस लिमिट को हटा दिया गया। अब कंपनियों को यह भी बताने की जरूरत नहीं कि उन्होंने किस पार्टी को कितना पैसा दिया। बस ये बता दो कि टोटल कितने के बॉन्ड खरीदे। इस एक बदलाव ने असीमित और गुमनाम कॉर्पोरेट फंडिंग के सारे दरवाजे खोल दिए। इसके बाद आया दूसरा बदलाव इनकम टैक्स एक्ट में। इसके तहत पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले पैसे का कोई हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ जो कंपनियां दान दे रही हैं, उन्हें इस पर टैक्स में छूट मिलती है। मतलब एक तरफ कोई जवाबदेही नहीं और दूसरी तरफ दान देने के लिए पूरा प्रोत्साहन। और तीसरा बड़ा बदलाव हुआ FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रजिस्ट्रेशन एक्ट में। इसमें विदेशी कंपनी की परिभाषा ही बदल दी गई। इस बदलाव ने विदेशी कंपनियों की भारतीय सब्सिडरीज से आने वाले चंदे को कानूनी बना दिया। और दिलचस्प बात यह है कि इस बदलाव का समर्थन दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने किया था। इसका मतलब अब शेल कंपनियां, मतलब जो सिर्फ कागजों पर होती हैं, उनका इस्तेमाल करके विदेशी पैसा भी भारतीय चुनावों में लगाया जा सकता। तो ये तो हो गई कानूनी खामियां, लेकिन जमीन पर इसका असल असर क्या हुआ? चलिए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं कि कौन दान दे रहा है और किसे इसका सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। ये आंकड़ा अपने आप में पूरी कहानी कहता है। अब तक जितने भी चुनावी बॉन्ड बिके हैं, उनमें से 95% 1-1 करोड़ रुपए के बॉन्ड हैं। इससे साफ पता चलता है कि दान देने वाले आम नागरिक नहीं, बल्कि बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हैं। ये नंबर और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। साल 2017 से 2022 के बीच पॉलिटिकल पार्टीज को मिलने वाली कॉर्पोरेट फंडिंग में 743% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। और ये पैसा गया कहां? 2018 से 2021 के बीच कुल बॉन्ड्स का लगभग 60% हिस्सा सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को मिला। ये रकम बाकी सभी पार्टियों को मिले कुल चंदे का लगभग 3 गुना है। फंडिंग में इतना बड़ा असंतुलन साफ दिखाई देता है। भारत के चीफ जस्टिस ने इस सिस्टम को सिलेक्टिवली कॉन्फिडेंशियल कहा, मतलब चुनिंदा रूप से गोपनीय। इसका मतलब यह हुआ कि यह सिस्टम जनता और विपक्ष के लिए तो गोपनीय है, लेकिन सरकार जो SBI को कंट्रोल करती है, वो अगर चाहे तो डोनर का डेटा देख सकती है। इस पूरे मामले में एक शब्द बार बार आता है, क्विड प्रो क्वो। इसका सीधा सा मतलब है कुछ के बदले कुछ। मतलब एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो।
ये आशंका जताई जाती है कि ये जो बड़े बड़े गुमनाम दान हैं, ये सिर्फ दान नहीं है, बल्कि ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, जिनसे भविष्य में सरकारी ठेके या अपने फायदे की नीतियां बनवाने जैसे लाभ की उम्मीद की जाती है। इसका एक कथित उदाहरण भी सामने आया। आरोप है कि लंदन की एक कंपनी वेदांता ने बॉन्ड्स के जरिए 450 करोड़ रुपए का दान दिया और इसके बाद कंपनी को कई बड़े माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स मिले और माइनिंग के कानूनों में भी ढील दी गई। अब जरा सोचिए, जब नीतियां दान के बदले बनती हैं तो इसका असर पर्यावरण, स्थानीय समुदायों और हमारी आपकी जिंदगी पर क्या पड़ता होगा। ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और यह हमारे लोकतंत्र के लिए कुछ बहुत ही बुनियादी सवाल खड़े करता है। चिंता की बात यह है कि देश की सबसे बड़ी संस्थाओं जैसे आरबीआई और इलेक्शन कमीशन ने शुरू से ही इस योजना के खिलाफ चेतावनी दी थी। आरबीआई ने तो साफ कहा था कि यह एक बुरी मिसाल कायम करेगा, लेकिन उनकी आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में ये तर्क भी दिया गया कि ये सिस्टम असल में काले धन को सफेद करने का एक जरिया बन गया है, जहां अवैध पैसे को गुमनाम राजनीतिक चंदे के जरिए वैध बनाया जा सकता है। और इसका सबसे बड़ा असर हमारे चुनावों पर पड़ रहा है। इस सिस्टम से पैदा हुए पैसे के असंतुलन के कारण छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए चुनाव लड़ना लगभग नामुमकिन हो गया है। और जब मैदान में सिर्फ पैसे वाले खिलाड़ी बचते हैं, तो आम नागरिक के असल मुद्दे उठाने वाली आवाजें अक्सर दब जाती हैं। तो अंत में सवाल यही है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी हो, वो ये तय करेगा कि भारत का लोकतंत्र अपने नागरिकों के वोटों से चलेगा या फिर कुछ चंद कॉरपोरेशन के नोटों से। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।